Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. बिस्मिल्लाह के साथ स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले हमारी एक डेवलप्ड हैबिट है कि हम दुआ ज़रूर पढ़ते हैं ताकि हमारे लिए आगे की नॉलेज जो है वो आसान हो जाए। एज यू नो कि अब हम आज चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। नेम ऑफ द चैप्टर इज सेल टिश्यूज। एज यू नो कि हम जो बुक फॉलो करते हैं वो क्लास 9th बायोलॉजी फेडरल बोर्ड, एंड दिस इज द cover of the book and then the channel. Now starting the lecture, as I told you कि आज हम बात करेंगे सेल्स और टिश्यूज से रिलेटेड। ये इस चैप्टर की स्टार्टिंग है, तो ऑफ कोर्स आपको भी आइडिया होगा कि नेम ऑफ चैप्टर इज सेल्स एंड टिश्यूज। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई का जो पर है वो सेल्स की एक बारीक सी लेयर से मिलके बना होता है। इसी तरह हमारी आंखों की चमकती हुई तह भी सेल से मिलके बनी है। जो गोश्त हम खाते हैं वो भी सेल से मिलके बना है। इसके अज्जा जो हम गोश्त खा लेते हैं वो भी हमारे सेल्स का हिस्सा हो जाते हैं। हमारी पलकें, हमारे नाखून, माल्टा फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज जो है उसका जूस, हमारी पेंसिल की लकड़ी, इन तमाम को सेल्स बनाते हैं। ठीक है, यानी ये सब चीजें सेल्स से मिलके बनी होती हैं। तो इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सेल क्या होते हैं, इनका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, और किस तरह से डिफरेंट किस्म के सेल्स जो हैं वो डिफरेंट टास्क अंजाम देते हैं। सबसे पहले इसमें जो टॉपिक है वो है माइक्रोस्कोपी एंड द इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। नाउ द क्वेश्चन अराइज दैट व्हाट इज माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल एक्चुअली माइक्रोस्कोपी कहलाता है। 1995 में हॉलैंड में जिकारिस जॉनसन ने पहली माइक्रोस्कोप बनाई थी। ये एक सादा सी ट्यूब थी जिसके दोनों किनारों पर जो थे वो लेंसेज लगे हुए थे। इसकी मैग्निफिकेशन की जो मैक्सिमम एक हद थी वो 3x से 9x के दरमियान थी। माइक्रोस्कोपी में एक्चुअली हम जो डिफरेंट इस्लाहात इस्तेमाल करते हैं उनमें मैग्निफिकेशन है, रेजोल्यूशन है। तो इसमें मैग्निफिकेशन जो होती है वो क्या होती है? मैग्निफिकेशन से मुराद जो है वो किसी शय की जाहिरी जसामत यानी आउटर स्ट्रक्चर में इजाफा है, और ये माइक्रोस्कोपी में एक खास अहमियत रखता है। ठीक है, यानी जो चीज जितनी साइज की है उससे माइक्रोस्कोप उसको बड़ा करके दिखाती है। रेजोल्यूशन पावर जो है उससे मुराद जो है वो किसी लेंस का साफ नजर आना है, यानी किसी चीज का लेंस के जरिए बिल्कुल साफ नजर आना है। ठीक है, ये वो कम से कम फासला है जिस पर मौजूद अशिया अलग अलग देखी जा सकती हैं। एज यू नो कि इंसान की आंख इन दो मकामात के दरमियान फर्क देख सकती है जिनका दरमियानी फासला कम अज कम 0.1 mm हो। इसे इंसान की आंख की रेजोल्यूशन कहते हैं। अगर हम दो अशिया के दरमियान फासला 0.05 mm कर दें तो हमारी आंख इनको दो अलग अलग अशिया के तौर पर तमीज नहीं कर सकती। तो लेजर की मदद से मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन को फर्दर भी बढ़ाया जा सकता है। इसकी कुछ डिटेल्स जो है वो स्लाइड पर भी आपको नजर आ रही हैं। फर्दर मैंने इसको और एलोबरेट कर दिया है आपके लिए। अब हम बात करेंगे लाइट माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की। ठीक, माइक्रोस्कोप में दो तरह की माइक्रोस्कोप जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं, या हम जब माइक्रोस्कोप को डिस्टिंग्विश करते हैं तो दो डिफरेंट माइक्रोस्कोप्स में करते हैं। ठीक है, एक लाइट माइक्रोस्कोप कहलाती है और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहलाती है। लाइट माइक्रोस्कोप में कोई भी जो लाइक पार्टिकल जो जो चीज हो जो हमें देखनी हो, ठीक है,
उसमें से किया ये जाता है कि उसमें से विजिबल लाइट गुजारी जाती है। इसमें शीशे के जो बने हुए दो लेंसेज लगे होते हैं। एक लेंस जो है वो जो 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 चीज हमें देखनी है उसका स्ट्रक्चर बढ़ाकर बताता है, और दूसरा लेंस जो है वो इस जो अक्स बना है या जो इमेज बनी है उसको मजीद बड़ा कर देता है। ठीक है, और देखने वाले को आंख या फोटोग्राफिक फिल्म पर फोकस कर देता है। तो माइक्रोस्कोप के जरिए ली जाने वाली फोटोग्राफी को माइक्रोग्राफी भी कहा जाता है। ठीक है, तो यानी दो लेंसेस का इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया है कि क्या होता है। एक से जो है वो अक्स बनता है, फिर दूसरा लेंस जो है वो उस अक्स को मजीद बड़ा कर देता है। लाइट माइक्रोस्कोप धुंधलाहट पैदा किए बगैर अशिया को सिर्फ 1500 गुना बड़ा करके दिखा सकती है, यानी इसकी जो मैग्निफिकेशन है वो 1500x है, और इसकी रेजोल्यूशन जो है वो 0.2 माइक्रो मीटर है। और उसकी कुछ वैल्यूज मैंने यहाँ स्लाइड पे भी आपको नजर आ रही होंगी। ठीक है, दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो 0.2 माइक्रोमीटर से छोटी अशिया को वाजे तौर पर नहीं दिखा सकती। कमोबेश ये सबसे छोटे बैक्टीरिया का साइज होता है। तो बैक्टीरिया का अक्स तो कई गुना बड़ा दिखाया जा सकता है, लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप इसकी अंदरूनी साख्त की तफसील हमें नहीं दिखा सकती। ठीक है, यानी साइज तो उसका बड़ा हो जाता है, लेकिन हमें वो जो बैक्टीरिया के अंदर जो चीजें मौजूद हैं, जो उसके अंदर डिफरेंट उसके ऑर्गेनील्स हैं, हमें वो नजर नहीं आते हैं। तो उसके जरिए उसके लिए जाहिर है ऑफ कोर्स हमें एक डिफरेंट किस्म के माइक्रोस्कोप की जरूरत थी, जिसको हमारी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने कवर किया। ये जो माइक्रोस्कोप है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये माइक्रोस्कोप की एक जदीद तरीन किस्म है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नमूना और लेंसेज की एक खलाई, इन इन दोनों को एक खलाई चैम्बर में रखे जाते हैं, और जो नमूना यानी जिसको हमने देखना हो, ठीक है, उस पे उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स की एक शुआ गुजारी जाती है, यानी एक लाइट गुजारी जाती है। इलेक्ट्रॉन्स उस जो ऑब्जेक्ट हमने देखना हो उसमें से गुजर कर ट्रांसमिट या इससे रिफ्लेक्ट होकर अक्स बनाते हैं। ठीक है, अब लेजर क्या करता है, जो लेंसेज जो लेंसेज हैं, सॉरी, वो उस अक्स को बड़ा करके दिखाते हैं या फोटोग्राफिक फिल्म पर उसका फोकस कर देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप की निस्बत बहुत ज्यादा होती है। जदीद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 0.2 नैनोमीटर जितनी छोटी अशिया को भी वाजे दिखा सकती हैं। ये मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा ये लाइट माइक्रोस्कोप की सलाहियत 1000 गुना ज्यादा है। खास हालात में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो इंफरादी एटम्स को भी दिखा सकती है। सेल्स, ऑर्गेनील्स और हत्ता के डीएनए और प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल की जसामत में एटम से बहुत बड़े होते हैं। बायोलॉजिस्ट दो तरह के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं, जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग माइक्रोस्कोप कहलाती हैं। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जो ऑब्जेक्ट हमने देखना हो या जिसको हम नमूना भी कह सकते हैं उसमें से गुजरते हैं। ये माइक्रोस्कोप सेल की अंदरूनी साख्त की तफसील देखने के लिए इस्तेमाल होती है। एक और किस्म की जो माइक्रोस्कोप है स्टूडेंट्स, उसको हम जो है वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन जो है वो सतहों से मुनक्किस होते हैं जिस पर मेटल की तह चढ़ाई गई होती है। ये माइक्रोस्कोप सेल की सतहों की साख देखने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो जो अभी जो लेटेस्ट है इट मीन्स वो हमारी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जिसको हम SEM भी कहते हैं। उसके जरिए जो है वो इवन सेल के जो ऑर्गेनील्स हैं हम उनको भी जो है वो उनकी साख्त भी देख सकते हैं, यानी सेल के अंदर हम तफसील से उसका जायजा ले सकते हैं। तो ये तो था स्टार्टिंग ऑफ इट, जिससे आपको ये आइडिया हुआ होगा कि सेल्स को कैसे देखा जा सकता है। अब हम थोड़ी सी सेल की हिस्ट्री पे बात करेंगे
कि सेल थ्योरी जो है वो कैसे इवॉल्व हुई और किन साइंटिस्ट ने इसमें काम किया। बिकॉज ये कोई एक दो दिन का प्रोसेस नहीं था, इट टुक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इवन ईयर्स, इसीलिए स्लाइड पे मेंशन किए ताकि आप लोगों को आइडिया हो। हिस्ट्री ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सेल थ्योरी। बायोलॉजी की जो हिस्ट्री है उसमें फितरी दुनिया के डाटा को सबसे पहले जिन्होंने काम किया वो ग्रीक्स कहलाते हैं। एरिस्टोटल ने क्या किया कि उसने एक मुनज़्ज़म शक्ल में ऐसे मुशाहिदात पेश किए जिनसे इस ख्याल को जो है वो तक़वियत मिलती है और वो स्ट्रॉन्ग होते हैं कि तमाम जानवर और पौधे, प्लांट्स और एनिमल्स आपस में रिलेशन रखते हैं। बाद में इसी ख्याल ने कुछ क्वेश्चंस को और भी जन्म दिया, जैसे क्या साख की कोई ऐसी ऐसी यूनिट है जो तमाम जानदारों में सेम है। लेकिन 17 सेंचुरी तक, जब तक माइक्रोस्कोप इजाद नहीं हुई थी, कोई भी इस पर यकीन नहीं रखता था कि तमाम जानदार वाकई में एक यूनिट से मिलकर बनते हैं जिसे कि सेल कहते हैं। 1665 में रॉबर्ट हुक, जो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था, इसने सबसे पहली मर्तबा सेल को बयान किया। ठीक है, इसने कॉर्क की एक बारीक स्लाइस लिया, ठीक है ना, यानी एक बारीक सी काश कह लें आप या इसको स्लाइस कह लें, थिन बहुत ज्यादा। और इसने क्या किया कि लाइट माइक्रोस्कोप, क्योंकि उस वक्त तक वही इन्वेंट हुई थी, इसने उसका जो है वो उस जो स्लाइस था उसने उसको का मुशाहिदा किया उस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। इसने शहद की मक्खियों के छत्ते की तरह खाने देखे। हुक ने जो था वो स्लाइस जो था उसमें मौजूद इन खानों को सेल्यूलाई का नाम दे दिया। इसकी इस इख्तियार की हुई यही इस्तिलाह को हम एक्चुअली सेल की सूरत में आज तक इस्तेमाल करते हैं। चंद कुछ ही सालों बाद हॉलैंड के एक और जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने इस पर काम किया और उन्होंने उसके बाद जिंदा सेल्स का मुशाहिदा किया। उन्होंने क्या किया कि तालाब के पानी में मौजूद जिंदा सेल्स को अपनी जो है वो माइक्रोस्कोप के नीचे देखा और उसका नाम जो उन्होंने रखा वो एनिमिक्यूलस रखा। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि अगली 1.5 सदी तक सेल की अहमियत को बायोलॉजिस्ट की कोई एज सच जो है वो तायीद ना मिल सकी या उसको सपोर्ट ना मिल सकी। उसके बाद 1809 में एक फ्रांसीसी माहिर फितरत एक और थे, उन्होंने लिमार्क, इन्होंने एक ख्याल पेश किया कि किसी जिस्म में जिंदगी नहीं होती जब तक कि इसके हिस्से पर सेल्स मौजूद ना हो या वो सेल्स से ना बना हो। 1831 में एक और ब्रिटिश साइंस जो था वो बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने पौधे के सेल में न्यूक्लियस दरियाफ्त किया। 1838 में एक जर्मन बॉटनिस्ट ने, जिनका नाम मैथियस शिल्डन था, उन्होंने पौधों के टिश्यूज का मुताला किया और सेल थ्योरी का पहला बयान जारी किया। इन्होंने कहा कि तमाम पौधे ऐसे इंडिविजुअल सेल्स का मजमुआ होते हैं जो कि मुकम्मल तौर पर आजाद होते हैं। यानी हर आजाद से मुराद यहाँ पर क्या है कि हर जो सेल है या वो इंडिपेंडेंट होता है, यानी वो दूसरे सेल पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, और ये आप देख भी रहे हैं कि ये स्टार्टिंग की सारी हिस्ट्री है, तो जाहिर है उस वक्त ये सारी चीजें श्योर नहीं थी, तो उसमें साइंटिस्ट सिर्फ अपने ख्यालात पेश कर रहे थे। एक साल बाद 1839 में एक और जर्मन जोलॉजिस्ट, जिनका नाम जो था वो थेडर श्वान था, उन्होंने बयान दिया कि जानवरों के टिश्यूज भी जो होते हैं वो इंडिविजुअल सेल्स के बने होते हैं। इसी तरह श्लिडन और श्वान ने सेल थ्योरी को इब्तिदाई शक्ल में पेश किया। 1855 में एक और जर्मन तबीब जो थे रोडोल्फ वर्चू, उन्होंने सेल थ्योरी में एक अहम इजाफा किया। इसने कहा कि तमाम जिंदा सेल्स पहले से मौजूद सेल्स से बनते हैं। 1862 में लुइस पास्चर ने इस ख्याल का तजर्बाती सबूत भी फराहम किया।
सेल थ्योरी को बायोलॉजी में एक बुनियादी इल्म जाना जाता है, और बायोलॉजिकल रिसर्च जो है, रिसर्च के तमाम मैदानों में इसके वसी असरात हैं। श्लीडन और शॉन की सेल थ्योरी पेश कर देने के बाद सेल्स की बहुत सी तफसीलात का मुताला किया गया और सेल थ्योरी को मजीद बढ़ाया गया। आज की सेल थ्योरी में जो है वो यही सब उसूल शामिल हैं। तो स्टूडेंट्स, हम अब आपसे सेल थ्योरी भी शेयर कर लेते हैं जो कि श्लीडन एंड शॉन ने पेश की थी। उन्होंने कहा कि तमाम उसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। नंबर 1, तमाम जानदार एक से ज्यादा सेल्स के बने हुए होते हैं। ठीक है। सेल सबसे छोटी जिंदा चीज है, ये तमाम जानदारों की तंजीम की बुनियादी इकाई है, या अ सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक। इसके अलावा सेल्स जो होते हैं ये पहले से मौजूद शुदा सेल्स के तकसीम दर तकसीम होने के बाद ही जो है वो न्यू सेल्स बनते हैं। ठीक। तो ये थी मॉडर्न सेल थ्योरी। इसी की बेस पर जो है वो फर्दर वर्क किया गया था। लेकिन उसके बाद जो है वो सेल ऑर्गेनील्स और ये सारी चीजें जो हैं वो डेवलप हुई, जिसकी इंशाल्लाह हम ये के नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। बट सेल थ्योरी जो है वो मॉडर्न सेल थ्योरी वो इन्हीं इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स पर मुश्तमिल है। आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। इसमें बहुत सारी डेट्स हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट के नेम्स हैं, तो आप लोग इसकी रीडिंग एक अच्छे उसमें कर लीजिएगा। सेल थ्योरी ऑफ कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी लर्निंग भी करनी होगी। तो आई एम श्योर के साथ साथ आप लोग जो है वो रीडिंग और लर्निंग का जो प्रोसेस है वो साथ साथ रखेंगे। इंशाल्लाह नए लेक्चर में हम सेल ऑर्गेनील्स पे बात करेंगे इंडिविजुअली, हर ऑर्गेनील के साथ। फिर हम टिश्यूज पे बात करेंगे इंशाल्लाह। फिर ये कि हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।